ने बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा करके जो फुल टॉस बॉल आज फेंकी, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत ही मौका मिलते ही जबरदस्त छक्का मार दिया। और आज कर्नाटक के विजयनगर में प्रधानमंत्री मोदी की एक रैली थी और यह कर्नाटक का वही जिला है जिसे भगवान हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है। और यही वजह है कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर रैली के लिए आए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भगवान श्री राम को ताले में बंद किया था और अब वो बजरंग बली को भी ताले में बंद करना चाहती है। मेरे लिए हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। अब आपको यह बताते हैं कि आखिर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग दल पर इतना विवाद क्यों हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है मुस्लिम और ईसाई वोट बैंक। यह वोट बैंक की राजनीति है। बजरंग दल की स्थापना वर्ष 1984 में उत्तर प्रदेश में हुई थी, लेकिन आज यह संगठन सबसे ज्यादा दक्षिण भारत के राज्यों में ही सक्रिय है और इनमें भी कर्नाटक में बजरंग दल का सबसे ज्यादा प्रभाव माना जाता है और बजरंग दल सबसे ज्यादा खबरों में यही रहता है। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है कर्नाटक में ईसाई मिशनरीज का बढ़ता हुआ प्रभाव। आरोपों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक में धर्म परिवर्तन के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इनमें से ज्यादातर मामलों में ईसाई मिशनरीज की भूमिका बहुत संदिग्ध है और इसी वजह से कर्नाटक में बजरंग दल भी इस तरह के मामलों को रोकने के लिए बहुत सक्रिय हो गया है। बजरंग दल का कहना है कि वो इस धर्म परिवर्तन के षड्यंत्र के बहुत खिलाफ है और इसकी वजह से कर्नाटक में उसकी तरफ से कई अभियान चलाए जा रहे हैं। और यहां एक तथ्य यह भी है कि कुछ मामलों में बजरंग दल और ईसाई समुदाय के बीच टकराव भी देखा गया है और इसकी वजह से ईसाई धर्म के कुछ लोगों में बजरंग दल के प्रति काफी नाराजगी है। और यही वजह है कि शायद कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल को पीएफआई की तरह एक कट्टरपंथी संगठन बताते हुए उस पर बैन लगाने की बात कही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि जैसे ही वो ये बयान देगी, इससे ईसाई धर्म को मानने वाले लोग खुश हो जाएंगे। यानी असल में यह पूरा खेल आपके लिए नहीं है, ये वोटों के लिए है और इन वोटों के लिए कांग्रेस पार्टी बजरंग दल पर बैन लगाने का ऐलान करके ईसाई और मुस्लिम वोटों के लिए तुष्टीकरण कर रही है। और इससे एक तीर से दो निशाने होते हैं, ईसाई वोट और मुस्लिम वोट। तुष्टीकरण क्या होता है? तुष्टीकरण का मतलब होता है एक ऐसा फैसला ले लेना जो एक खास धर्म और समुदाय को पसंद आए और उस धर्म के लोग उस फैसले के पक्ष में अपना वोट दे दें, उस धर्म के लोग उस फैसले से खुश हो जाएं और एक पार्टी की तरफ उनका झुकाव हो जाए। इसे तुष्टीकरण कहते हैं। और हमारा देश जब से आजाद हुआ है तब से ही आपने हमारे देश में राजनीति में तुष्टीकरण की राजनीति बहुत देखी होगी और यह आज भी हो रही है। जैसे इस मामले में कांग्रेस पार्टी को शायद ऐसी उम्मीद है कि उसके ये ऐलान कर देने से कि वो बजरंग दल पर बैन लगा देगी, कर्नाटक में ईसाई धर्म के वोट उसे आसानी से मिल जाएंगे। कर्नाटक की कुल आबादी में लगभग 2% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, यानी क्रिश्चियन से, और यह वोट बैंक लगभग 12 लाख लोगों का है। तो एक बयान से ही कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो 12 लाख वोट हथिया लेगी। और आप ये भी कह सकते हैं कि बजरंग दल पर तीर चलाकर
कांग्रेस ने असल में एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला, वो इस ऐलान से ईसाई धर्म के लोगों को खुश करके उनका वोट लेना चाहती है, और दूसरा, ये ऐलान उसे मुसलमानों के भी पूरे वोट दिला सकता है, क्योंकि जो मुसलमान हैं वो भी खुश हो जाएंगे बजरंग दल पर अगर बैन लगे तो। कर्नाटक में अभी 3 बड़े सांप्रदायिक मुद्दे हैं जो बहुत ज्वलंत हैं। पहला है धर्म परिवर्तन का मुद्दा, इसमें आप लव जिहाद का मुद्दा भी जोड़ सकते हैं। तो पहला है धर्म परिवर्तन, दूसरा है लव जिहाद, और तीसरा है स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने की जिद। तो ये 3 बहुत बड़े सांप्रदायिक मुद्दे हैं, इनके बारे में आप अभी से नहीं महीनों और वर्षों से सुन रहे होंगे। कर्नाटक में धर्मांतरण, लव जिहाद और हिजाब, और इसी की वजह से कर्नाटक की जो राजनीति है उसमें ध्रुवीकरण आपको देखने को मिलेगा, और यह ध्रुवीकरण आपको ब्लैक और व्हाइट की तरह साफ साफ दिखाई देगा। आपको याद होगा पिछले साल जब कर्नाटक में स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग को लेकर छात्राएं आंदोलन कर रही थीं, तो उस दौरान बजरंग दल ने इसका खुलकर विरोध किया था, और उसी समय कुछ कट्टरपंथियों ने बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की दिन दहाड़े हत्या भी कर दी थी। तब यह बहुत बड़ी खबर बनी थी। बजरंग दल के इस कार्यकर्ता का नाम था हर्षा। उसकी उम्र सिर्फ 28 साल थी, और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो हिजाब के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहा था। ये वो लड़का था जिसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन इसके बाद इस लड़के की हत्या हो गई, और इस तरह बजरंग दल की पूरे कर्नाटक राज्य में चर्चा होने लगी। इसके अलावा बजरंग दल ने लव जिहाद को रोकने के लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, और पिछले साल जब पीएफआई पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया, तब कर्नाटक में पीएफआई के सक्रिय सदस्यों और उसकी राजनीतिक इकाई, जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, उसने भी बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग की थी। यानी कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो बात लिखी है, वो बात पीएफआई की राजनीतिक इकाई भी पहले कई बार कह चुकी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल के साथ साथ इसे बैलेंस करने के लिए पीएफआई का भी जिक्र कर दिया है। कहीं कोई उन्हें यह ना कहे कि आप धर्मनिरपेक्ष नहीं है, आप सेकुलर नहीं है। इसलिए उन्होंने एक संगठन लिया जो मुसलमानों का संगठन माना जाता है, मुस्लिम समर्थित पीएफआई, और दूसरा लिया बजरंग दल, जिसे हिंदुओं का संगठन माना जाता है। और इसलिए यहां बात घूम फिर कर मुस्लिम और ईसाई वोट बैंक पर ही आकर सिमट जाती है। चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा करना एक ऐसा फैसला है जो मुस्लिम और ईसाई वोट बैंक को कांग्रेस पार्टी के लिए संगठित कर सकता है, और इन वोटों की ताकत चुनाव में बहुत अहम मानी जाती है। जो कि एक नई फिल्म आ रही है, इसके बारे में अब तक आप सुन चुके होंगे। रिलीज होने से पहले ही विवादों में भी आ गई है। तो इस फिल्म की पूरी कास्ट और इस फिल्म को आप तक पहुंचाने वाली जो टीम है वो इस समय मेरे साथ है। मैं पहले आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ हैं विपुल शाह, जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है। विपुल जी, आपका स्वागत है। अदा शर्मा, जिन्होंने इस फिल्म में उस लड़की की भूमिका निभाई है जो कन्वर्जन का शिकार हुई है। और मेरे साथ हैं सुदीप्तो सेन, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, निर्देशक हैं इस फिल्म के। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं विपुल जी कि ये फिल्म तो ऑलरेडी बहुत विवाद में आ गई है। अब लोग कह रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, चाहे केरल के मुख्यमंत्री हों, सुप्रीम कोर्ट तक में ये बात जा रही है। तो क्या वाकई में ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है? किसी खास मकसद से नफरत फैलाने के लिए आपने इसको बनाया है? मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाता है तो बहुत आसान होता है कि प्रोपेगेंडा फिल्म है ऐसा बोल दिया जाए। जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, उनमें से किसी ने ये फिल्म को देखा नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। देखने से पहले तय हो जाता है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। हमारे लिए जब इन लड़कियों की कहानी हमने सुनी, देखी, और इनके अलावा बहुत सारी लड़कियां जो इस मैनिपुलेटिव कन्वर्जन से गुजरती हैं, उनके बारे में जब पता लगा, उनसे इंटरव्यूज़ भी किए, सब कुछ किया, तो हमें लगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और कैसे इस देश में किसी को पता ही नहीं है। तब हमने ये डिसाइड किया था कि ये फिल्म हम ज़रूर बनाएंगे, और ये फैसला हमने 3 साल पहले लिया था। 3 साल तक हम इस पे काम करते रहे। तो उस वक्त तो हमें कहाँ पता था कि कोई इलेक्शन आने वाला है और उस इलेक्शन के साथ हमारी फिल्म रिलीज़ होगी। तो ये बड़ा एक आसान तरीका होता है एक फिल्म को डिस्क्रेडिट करने का, लेकिन हकीकत ये है कि हमें इस फिल्म के सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहिए। प्रोपेगेंडा है या नहीं है, ये बहुत ही छोटी बात है।
तो क्या ये वाकई सच्ची कहानियों पर आधारित है? सब कुछ जो आपने दिखाया इस फिल्म में, वो सारी जो कैरेक्टर्स हैं सब सच हैं? हमने इस फिल्म को बहुत वक्त लेके बहुत शांति से लिखी इसलिए है क्योंकि हम चाहते थे कि इस फिल्म की एक एक लाइन, एक एक शब्द ट्रू स्टोरी से निकल के आए। जो हमने बहुत सारी लड़कियों के इंटरव्यूज में उनकी कहानियां सुनी, उनमें से हमें एक एक किस्से, एक एक डायलॉग तक फिल्म के वहीं से मिले, बहुत सारे सीनों के डायलॉग। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। 3 लड़कियों की कहानी है इस पिक्चर में। एक जो अफगानिस्तान की जेल में इस वक्त हैं, जो किरदार अदा निभा रही हैं, एक लड़की जिसने खुदकुशी कर ली, और एक लड़की जो गैंग रेप होने के बाद भी आज अंडरग्राउंड है, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। एक बार हमने बहुत कोशिश करके हम कहीं उसे ढूंढ पाए थे और उसका इंटरव्यू किया हमने, उसके बाद वो फिर से किसी को नहीं मिल रही है। तो ये 3 लड़कियों की कहानी और हर एक सीन, हर एक लाइन इस फिल्म की सच्ची है और इसका हम हर चीज का प्रमाण दे सकते हैं। सुदीप्तो जी, आपने फिल्म बनाई, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा इस तरह की जब आप फिल्म बनाते हैं? तो परेशानियां, मैं इसको परेशानियां नहीं बोलता हूं क्योंकि ये हम चॉइस से गए थे। 2014 में एक इंसिडेंट्स बहुत चर्चा में आए थे कि एक 19 साल की एक लड़की वो कन्वर्ट हो गए थे और उसके 15 दिन में पता चला था कि कितने बड़े साजिश की शिकार थी वो, और वो रिकन्वर्टेड होकर आ गए थे। 19 साल की बच्ची थी, तो उसको पछतावा हुआ कि मैं क्यों इस नेक्सस में फंस गए थे। तो उसको जब प्रेस और सरकारी सिस्टम, पुलिस उसको चेस कर रहे थे, तो नर्वस होकर वो डिसाइड करता है वो त्रिवेंद्रम से गांव में चले जाएंगे। कसरगोड में उसका एक गांव था, वहां से वो लड़की। पर ये क्या वाकई 30,000 लड़कियों की कहानी है? जैसा कहा जा रहा है कि 30,000 लड़कियां नहीं, ये शिकार हुई 30,000 की कहानी नहीं है, ये शायद 50,000 से ज्यादा लड़कियों की कहानी है। क्योंकि इस फिगर को लेके बहुत कंट्रोवर्सी, कोई कहता है 3 है, कोई 30,000, कोई 50,000। विपुल जी बोल चुके हैं, किसी को डिस्क्रेडिट अगर करना है ना, ऐसे मुद्दे में करो जिसके साथ सच्चाई के कनेक्शन नहीं है, क्योंकि सच्चाई कुछ लोगों को डिस्टर्ब करता है। अगर हमारी सच्चाई अगर किसी को डिस्टर्ब करे तो उनकी नजर में ये सवाल है कितना नंबर था। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एक लड़की भी परेशान है, उसको रेप किया जाता है, मोलेस्ट किया जाता है, तो शर्म से हमारी सर झुक जाती है। मैंने ये भी सुना कि जब आप केरल में शूट कर रहे थे तो आपको तब सिक्योरिटी के लेकर बहुत परेशानी हुई, बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहते थे कि आप ये हमारे ऊपर अटैक भी होता। हमने वो कहानी बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि ये पब्लिसिटी के लिए बोला जाता है। रात 12 बजे हमें होटल छोड़ के चले जाना पड़ा था, 3.5 किलोमीटर पैदल चल के उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस की हेल्प लेके हमें जाना पड़ा। ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हमने एक सच्चा फिल्म बनाया, जो बनाना चाहते थे वो बनाए। मतलब ये सबसे बड़ी बात है। अदा, आपने इसमें जो केंद्रीय भूमिका निभाई है, जब तक एक्टर कन्विंस नहीं होता अपने कैरेक्टर से, उसमें वो बात नहीं आती। वर यू कन्विंस्ड शुरू से जो आप भूमिका अदा कर रही हैं इसमें? जी एब्सोल्युटली। सुदीप्तो सर ने 7 साल से रिसर्च किया एंड हमारे सामने ही सब फैक्ट्स थे, एंड एक्चुअली सिर्फ हमारे सामने नहीं, पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है। इसलिए आई थिंक हम लोगों को सबका सपोर्ट मिल रहा है, बिकॉज सबके पास अभी एवरीवन जस्ट गोज ऑनलाइन एंड चेक्स, राइट? यू चेक ऑनलाइन एंड यू आर लाइक, ओ दिस इज देयर। तो आई थिंक इसलिए पूरी नेशन हमारे लिए खड़ी है, बिकॉज दे नो दैट व्हाट वी आर सेइंग इज द ट्रूथ। एंड कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक नंबर फेंक रहे हैं, एंड मैं एक लड़की हूँ। आई फाइंड इट रियली वियर्ड जब भी ह्यूमन लाइफ्स को हम लोग बोल रहे हैं एक साइड पे, ये जो लड़कियां द पेन दैट दे वेंट थ्रू, एंड ऑन द अदर साइड वी आर सेइंग या इट्स जस्ट सम नंबर। कितना नंबर था, इतना नंबर, इतना नहीं, 2 ज्यादा 2 कम। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल्स जिनको रेप किया गया है, जिनको फोर्सफुली इम्प्रेग्नेट किया गया है। सो आई फाइंड इट। आप अपने जीवन को क्या 2 भागों में अब डिवाइड करना चाहेंगी? द केरला स्टोरी से पहले का जीवन और उसके बाद का जीवन। क्या फर्क आया है ये स्टोरी में इस फिल्म में काम करने के बाद? आई होप मैं ज्यादा ग्रेटफुल हुई हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ह्यूमन स्टोरी है एट द एंड ऑफ द डे। आई थिंक जब भी लोग देखेंगे भी तो यू विल सी द ह्यूमन साइड ऑफ इट। हम लोग ने ह्यूमन एंगल दिया है अबाउट अ गर्ल हु गेट्स आउट ऑफ हर, वो शी इज लिविंग इन केरला हर ब्यूटिफुल लाइफ एंड वेरी हैप्पी, और कैसे उसकी लाइफ चेंज होती है बिकॉज ऑफ मेकिंग वन मिस्टेक। So I hope I've become more grateful as a person because we have so many amenities available to us so easily always. So विपुल जी, हमारे बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में एक खास तरह का फॉर्मूला होता है, वही चलता है, लोग उसी से खुश रहते हैं।
इस तरह की जो फिल्में होती हैं इन्हें ना तो डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलते हैं, ना कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म, ना कोई फाइनेंसर्स भी पीछे हट जाते हैं कि अरे भाई बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है यार, हमें थोड़ा दूरी रखो। तो उसके बारे में, इस जर्नी के बारे में बताइए कि आपने तब भी अपने पैसे से इस फिल्म को बनाया, कितना पैसा आपने रिस्क पर लगा दिया? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि लोगों को लगता है कि कौन देखेगा ऐसी फिल्में, और हमारी सोच ये थी कि कौन देखेगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये फिल्म बनना बहुत ज़रूरी है, एक कॉन्वर्सेशन इस सब्जेक्ट पे होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर उस वक्त कोई साथ नहीं देना चाहता था तो एक कड़ा फैसला था कि कैसे आगे बढ़ा जाए। इस बात की भनक तक नहीं थी कि शरद पवार यहां आकर पार्टी अध्यक्ष से इस्तीफा देने का ऐलान कर देंगे, लेकिन कार्यक्रम के दौरान जब उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने अचानक इसका ऐलान कर दिया, और इसके बाद वहां मौजूद एनसीपी के कार्यकर्ता और नेता इतने भावुक और उत्तेजित हो गए कि वो रोते हुए खुद को मारने लगे, कहने लगे कि उनके लिए तो शरद पवार ही उनके नेता रहेंगे और उन्हें शरद पवार का ये जो फैसला है ये मंजूर नहीं है। आज जब शरद पवार ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया तो इस दौरान उन्होंने 3 बड़ी बातें कही। पहली बात उन्होंने कही कि वो पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन वो सार्वजनिक जीवन और सक्रिय राजनीति से रिटायर नहीं होंगे। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति में अपने पद को लेकर लालच नहीं होना चाहिए, उसे कुर्सी से चिपके नहीं रहना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि कब उसे रुक जाना है। तीसरी बात उन्होंने कही कि इंसान को पता होना चाहिए उसे कब रुक जाना है, और उन्हें यह बात अच्छी तरह से पता है कि कब रुकना है, और रुकने का समय आ गया है, इसलिए अब वो पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी से चिपके हुए नहीं रहेंगे। जनतेचं प्रेम, सरकारचं प्रेम, त्यांचा विश्वास हाच माझा श्वास आहे। यापुढे आपणापासून कोणतीही हरकत नाही, मी आपणासमोर होतो आहे आणि शेवटच्या श्वासपर्यंत जाईन एवढंच या ठिकाणी सांगतो आणि आपली रजा घेतो। एक मे 1960 ते एक मे कालच एक मे झाला, एक मे 2023 इतक्या प्रदीर्घ कालावधीच्या नंतर कुठेतरी थांबायचा विचार सुद्धा केला पाहिजे। माणसाला अधिक उभं असू नये आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी उभं ठेवण्याच्या संबंधीची भूमिका मी तरी कधी घेणार नाही, आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी। शरद पवार ने आज पार्टी के अध्यक्ष पद से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन पार्टी में ही कुछ नेता अब उन पर यह दबाव बना रहे हैं कि वो इस्तीफा वापस ले लें और पार्टी की कमान उन्हीं के पास रहे, और इस पूरे मुद्दे पर शरद पवार ने विचार करने के लिए अब 2 से 3 दिन का समय मांगा है। इसके अलावा उन्होंने पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए एनसीपी नेताओं की एक कमेटी बनाने की बात कही है, जिसमें उनकी अपनी बेटी सुप्रिया सुले, उनके भतीजे अजीत पवार, पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटिल और छगन भुजबल जैसे नेता शामिल होंगे। यानी ये सभी नेता मिलकर तय करेंगे कि अब एनसीपी का नया अध्यक्ष कौन बनेगा। इसके अलावा हमें यह भी पता चला कि शरद पवार ने एक नई योजना बनाई है, जिसके बारे में उन्होंने अपनी पत्नी प्रतिभा पवार, बेटी सुप्रिया सूले और उनके पति और दामाद सदानंद सूले और अजीत पवार से उन्होंने बात की है। यानी उन्होंने पहले ही अपने परिवार से डिस्कशन कर लिया था, और इसके तहत अगर शरद पवार अपना इस्तीफा वापस नहीं लेते तो फिर उनकी बेटी सुप्रिया सूले को एनसीपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, और महाराष्ट्र में पार्टी की जो जिम्मेदारी है वो अजीत पवार यानी जो उनके भतीजे हैं उन्हें सौंपी जाएगी।